हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। जैसा कि मैं आप लोगों को हिंदी लिटरेचर की मोस्टिंग पहले ही आप लोगों को प्रोवाइड करा चुकी हूँ। अब यूनिट बाय यूनिट आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग सेकेंड यूनिट से आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था मोस्टिंग के टाइम कि जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसमें पद्यांश आते हैं। तो पद्यांश की तो देखो कोई मोस्टिंग होती नहीं है। आप जितना आपके पास टाइम हो आप पढ़ते जाएं, फिर ऐसा है कि टाइम जब आपकी कंप्लीट यूनिट हो जाएंगी फिर देखते हैं। लेकिन मैंने उससे भी पहले आपको कुछ कवि बताए थे कि इनके पढ़ लेना, आप पद्यांश तो इनके ज़्यादा आते हैं। तो क्लियर है। अब सेकेंड यूनिट में आप लोगों को याद करने वाली चीज़ है तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। और जितनी भी पहले आप, इससे अच्छा है कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर लें तो ये ज़्यादा है। फिर वो तो ऐसा है कि आप पढ़ते रहेंगे तो किसी ना किसी का तो आ ही जाएगा। क्लियर। चलिए तो सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड यूनिट में आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैंने आपको बताया था कि ये जीवन परिचय जो आते हैं वो आप लोगों को देखने हैं। तो पहला कौन सा था? जयशंकर प्रसाद जी का। तो ये क्या है कि जब हम लोग 9th 10th 11th 12 में थे तो बहुत छोटा लिख देते थे, 1-1.5 पेज का, तो हम लोगों का काम हो जाता, आता तो 4 नंबर पर ही था। लेकिन क्या है कि अब आप लोग बड़े हो गए हो तो आपको 1-2 पेज में काम नहीं चलेगा। अब कम से कम आप लोगों को 4-5 पेज लिखने पड़ेंगे, तब आपका काम बनेगा। तो आपको क्या कैसे लिखना है, आपके पास लिखा होगा, याद भी होगा, लेकिन तरीका क्या है मैं आपको वो बता रही हूँ कि आप लिखोगे कैसे। आपको ज़्यादा याद भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं हर आपको सब्जेक्ट में कॉमन हेडिंग देती हूँ वैसे ही मैं इसमें भी दे रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जैसे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 ईस्वी में। हुआ कहाँ था? वाराणसी में। देखो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 15 नवंबर 1937 में। इनकी शिक्षा काशी के विद्यालय क्वींस कॉलेज में। क्लियर। फिर देखो रचनाएं। अब मैंने रचनाएं जो इस तरीके से लिखी, कामायनी लहर, आंसू झरना, तो आप इसको नंबर बाई नंबर लिख देना। जैसे मैंने एक ही लाइन में लिखी, आप 1 2 3 ऐसे करके लिख सकते हो। तो आप अब एक चीज़ और समझिए, जैसे मैंने आपको ये बताया। अब देखिए हर एक लेखक की, कवि की एक वो होती है कि किसी ने उपन्यास लिखा है, किसी ने पद्य साहित्य के बारे में कुछ लिखा है, या किसी ने उपन्यास, लेखक, कहानी, कुछ भी। तो क्या होता है, जैसे कामायनी कुछ होगी, उनकी लहर कह दो, कहानी हो सकती है, उपन्यास हो सकता है। तो अगर आपको इनकी रचनाओं के बारे में कुछ डिटेल हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और जैसे कि ये मैंने जो आपको पॉइंट बताए हैं, कुछ पॉइंट यहाँ पर भी है, वो देख लो आप लोग। ये देखो, ये देखिए, जैसे इनके गुरु रसमय सिद्ध, अंतिम इनकी रचना कौन सी थी? कहानी। इनकी अधूरा उपन्यास है इरावती। तो देखो ये कामायनी क्या थी? इनकी कहानी थी। उपन्यास क्या है? इरावती। तो इनके बारे में भी आप जैसे रचनाएं सिर्फ 2-3 लाइनों में लिखते हैं, आप रचनाओं को अलग कि ये इनके उपन्यास थे, ये इनकी कहानी थी। तो अगर आपको इनके बारे में भी नॉलेज हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपकी रचना भी काफ़ी बड़ी हो जाएंगी। मैं आपको सिर्फ तरीका बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे तरीके से लिखो, कि आपको क्वेश्चन बड़ा कैसे लिखना है। क्लियर। चलिए तो ये रही आपकी रचनाएं, देखो मैंने बता दी आप लोगों को। अब आपको बताना क्या है, ये देखिए, अब आपको बताना है भाव पक्ष। भाव पक्ष में क्या करना है आपको, ये देखो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है राष्ट्र प्रेम, रहस्यवाद लिखा है, फिर लिखा है मैंने देखो प्रकृति चित्रण। ये देखिए प्रकृति चित्रण लिखा है, फिर लिखा है मैंने अतीत के गौरवपूर्ण को साहित्य में उभारा उन्होंने, प्रेम और सौंदर्य बताया मैंने। तो आपको इसमें क्या होता था, पहले जब आप 12th में 11th में थे तो आप लोग सब यही थोड़ा बहुत, जितना मैंने इसमें लिखा है राष्ट्र प्रेम से लेके यहाँ तक, तो आप लोग इतना भाव पक्ष लेके बस ख़त्म कर देते थे। लेकिन अब आपको क्या करना है, इनको हेडिंग बाय हेडिंग के रूप में आप लिखोगे। कैसे लिखोगे? जैसे आप फर्स्ट लिखते जाओगे ऐसे करके पॉइंटों में, फिर आप इतना लिखने के बाद फिर नीचे से स्टार्ट करोगे। जैसे राष्ट्र प्रेम पहले आप अलग से पॉइंट में लिख लोगे, फिर उसके बाद हेडिंग बना के लिखते जाओगे। क्लियर। आपको इस तरीके से लिखना है इनको। अब लिखना क्या है वो आप देख लो। देखो जैसे राष्ट्र प्रेम है तो इनकी कहती है प्रसाद जी के साहित्य में नैतिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय चेतना का समावेश है। उन्होंने भारतीय अतीत के गौरवपूर्ण रूप को अपने साहित्य में उभारा है। देखो मतलब राष्ट्र प्रेम है तो आप राष्ट्र प्रेम की, या ऐसा भी सीधा सीधा लिख सकते हो कि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने कविताओं में राष्ट्र प्रेम की बहुत अच्छी जगह दी है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया है। मतलब इस तरीके से आपको इतना लंबा नहीं याद हो रहा है तो आप शॉर्ट में भी इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने जैसा बताया अगर आप ऐसा कर लोगे तो और अच्छी बात है। क्लियर। चलिए अब देखिए रहस्यवाद।
रहस्य है, आप नाम से ही कंफर्म कर सकते हो। तो ये क्या थे, जो जयशंकर प्रसाद छायावादी के कवि थे देखो, तो रहस्य की ओर क्या क्या था इनका, आकर्षक था। तो आप इस तरीके से, जैसे मैंने आपको पहली हेडिंग में बताई थी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो दूसरी लैंग्वेज में, कि जो जयशंकर प्रसाद थे इन्होंने अपनी कविता में रहस्यवाद का बहुत अच्छे से प्रयोग किया है, या विशेषताएं आ जाए तो भाव पक्ष में मैं आपको जितनी हेडिंग दूंगी आप उनको विशेषताओं में लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए फिर आपकी थर्ड देखो कौन सी हेडिंग है। थर्ड हेडिंग है आपकी प्रकृति चित्रण। प्रसाद जी के काव्य में प्रकृति के सभी मनोहारी रूपों का बड़ा ही रमणीय चित्रण हुआ है, आप इतना लिख सकते हो इसमें। क्लियर? तो आपको हेडिंग जिस तरीके से लिखनी थी मैंने आपको बता दी है। क्लियर? अब आपको नॉर्मल तरीके से लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और जैसे मैंने आपको सीधा रूप बताया वैसे भी लिख सकते हो। अब देखते हैं। अब ये देखो आपकी 2 हेडिंग थी, इसमें मैंने डिटेल नहीं लिखा, मैंने आपको हेडिंग और बता दी कि आप इसका भी लिख सकते हो। फिर आपको बताना है देखो कला पक्ष। तो कला पक्ष में क्या लिखा जाता है उनके बारे में, कि ये अभी तक उनकी विशेषताएं चल रही थी, अब उनके लिखने की विशेषताएं बतानी कि वो किस तरीके के लेखक थे। तो सबसे पहले डाली जाती है बेटा भाषा कला पक्ष में, कि उनकी भाषा कैसी थी। तो देखो एक कॉमन पॉइंट रहता है कि उनकी भाषा खड़ी थी, सरल थी, उन्होंने अपनी भाषा से कविता को सहज, सरल, बहुत ही सुबोध बना दिया। इस तरीके के वर्ड आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और बहुत संक्षिप्तता विद्यमान रहती है। मतलब इस तरीके को वर्ड आप लोग यूज़ करेंगे तो आपकी भाषा काफ़ी 4-5 लाइन की हो जाएगी। और फिर जो नहीं अगर लिखना है आपको याद ही करना है, तो फिर मैंने लिखा ही कि जो प्रसाद जी की भाषा कैसी थी, व्याकरण सम्मत थी, तथा खड़ी बोली का देखो इन्होंने भी प्रयोग किया है। क्योंकि ये एक ऐसा कॉमन पॉइंट होता है खड़ी बोली का, कि जो लगभग हर एक कवि लेख करता ही करता है अपनी कविता में, तो आपको ये यूज़ करना ही करना है। क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे कि खड़ी बोली का ही मतलब प्रयोग क्यों करते थे। तो खड़ी बोली क्या होती है, कविता कब पढ़ेंगे, जब हम लोग को भाषा समझ में आएगी, अच्छी लगेगी। तो लोकल भाषा कहते हैं इसको खड़ी बोली को। जब लोकल भाषा में होगी तो सभी बंदे पढ़ सकते हैं। अगर उन्होंने कोई वैसी अलग संस्कृत कर दी, उर्दू कर दी, फारसी, तो जो जो लैंग्वेज जानता होगा सिर्फ वही पढ़ सकता है। लेकिन अगर खड़ी बोली है तो सभी लोग पढ़ सकते हैं, इसलिए ज़्यादातर सभी लोग खड़ी बोली का उपयोग करते थे। तो इससे क्या होता है, उनकी कहानी का जो सारमत होगा या भावना कह सकते हैं, तो वो समझ में आ जाता है। तो आप ये चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हो कि खड़ी बोली करने से भावनाओं को ज़्यादा प्रेरित, मतलब भावनाएं समझ में आती हैं। इस तरीका, मतलब जो भी आपको याद आता जाए, कहते नहीं कि बना के लिख रहे हो, बस हम आपको तरीका बता रहे हैं, आपको जो समझ में आए कि इनके बारे में। जैसे आप जयशंकर प्रसाद जी के पाठ भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, रचनाएं भी पढ़ते रहें, तो मतलब जितना आपको इनके बारे में मिले आप लिख सकते हो, कोई गलत नहीं। जितना मैं इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रही हूँ कि लिखना कैसे है। और इसको भी आप वैसे ही लिखेंगे कि पहले हेडिंग डालेंगे कि पहले भाषा आती है, फिर अलंकार, फिर रस, फिर नीचे से आप लोग हेडिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। इतना तभी आपका काफ़ी 4-5 पेज का पहुंचेगा। क्लियर? चलिए अब भाषा हो गई आपकी, अब बताने हैं आपको अलंकार। क्योंकि देखो जब कोई भी कविता पूर्ण होती है तो उसमें रस भी यूज़ होता है, छंद भी, भाषा भी, हर एक चीज़ का प्रयोग होता है, मुहावरे। तो ये आपको ये लिखना ही लिखना है। अब देखो जैसे कोई वो लेखक कहानी लिख रहा है, तो जैसे अलंकार की तुलना किससे की गई है, नारी के आभूषण से। आप वही समझ लो कि नारी कब अच्छी लगती है, जब वो आभूषण गहने पहने हुए होती है। वैसे ही आप कहानी का समझ लो कि कहानी कब अच्छी लगेगी, जब रस हो उसमें अलंकार होंगे। बस आप यही समझ लो कि कला पक्ष में आपको, तो जो उनकी रचना होंगी तो सभी रचनाओं में क्या मिलेगा आपको, भाषा मिलेगी, हेडिंग क्या, अलंकार मिलेगा, छंद मिलेगा, रस मिलेगा, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, जितनी भी सब चीज़ें उपयोग होती हैं, आपको सबकी हेडिंग बनानी है थोड़ा थोड़ा करके। क्लियर? जैसे अलंकार की हो गई, अब आपको किसकी बतानी है, देखो छंद की बतानी है। कि जो प्रसाद जी थे अपने काव्य में छंदों का प्रयोग करते थे, छंदों के प्रयोग से उनकी रचनाओं में 4 चांद लग गए, या काव्य सौंदर्य हो गया। मतलब इस तरीके के 3-4 वर्ड आप लोग याद कर लेना, घुमा फिरा के आप लोग ऐसे यूज़ करते रहेंगे। तो अब छंद हो गया, अलंकार हो गया, भाषा। अब देखते हैं आगे क्या है, क्योंकि अभी आपके रस बचे। चलिए देखो, इनमें रस में मैंने नहीं लिखा है, आप और हेडिंग क्या लिख सकते हैं, रुको नीचे लिखे दे रही हूँ। तो आप लोग चौथी हेडिंग डाल के क्या कर सकते हो, रस कर सकते हो। क्लियर? फिर रस के बाद एक चीज़ आ जाती है यहाँ पे, तद्भव तत्सम शब्द। तद्भव तत्सम, तत्सम होता है देखो, जैसे तद्भव तत्सम होता है, देखो तत्सम होता है। और एक क्या होता है आपका, जैसे कहानी हो गई, लोकोक्तियाँ हो गई। तो आप इस तरीके की हेडिंग भी बना सकते हैं। तो आपकी क्या हो जाएंगी, 5 हेडिंग इस तरीके से निकल आएंगी कला पक्ष में। क्लियर? अब आपका बचता क्या है, अब आपका बचता है साहित्य में स्थान।
तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान से लिखा करें, क्योंकि सभी की एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, और नहीं है तो आप लिख भी सकते हो ऐसे ही। चलिए, इसमें आपको बताना है इनके साहित्य में स्थान कि प्रसाद जी एक ऐसे पारस थे जिनके स्पर्श से हिंदी की अनेक विधाएं कंचन बन गई। क्लियर। फिर आपको ये इनकी इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख सकते हो। अगर नहीं भी लिखना है तो जब आप इनका डिटेल लिखते हो कि जैसे जीवन परिचय डाल के जैसे आपको बड़ा करना है तो ऊपर भी लिख सकते हो, फिर साहित्य के स्थान में भी लिख सकते हो। आपको तो बड़ा लिखना है सीधा सीधा। क्लियर। फिर आपको बताना है कि जो इनका स्थान हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान है। और एक चीज़ और है कि जो जयशंकर प्रसाद जी का था, छायावादी कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। आपने जब वो पढ़ा होगा, तो जब आपने छायावादी पढ़ा, देखो इसमें लिखा भी है, तो छायावादी में देखो 4 कवि थे आपके, प्रसाद जी, पंत जी, निराला जी, महादेवी वर्मा। तो जब इनके आप चारों के डिटेल पढ़ेंगे तो साहित्य में स्थान में जब लिखा करेंगे तो एक तो होगा कि हिंदी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, तो सेकंड आपका ये बन जाता है कि ये छायावादी कवियों में प्रमुख इनका स्थान है। आपकी ये 2 हेडिंग कॉमन बन जाएंगी, तो इससे क्या होगा, आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी और सही भी रहेगा आपका। देखो फिर और एक आध दो की, जैसे इनकी एक लाइन थी कि ये पारस, प्रसाद जी कैसे थे, पारस की तरह थे जिनके स्पर्श से अनेक विधाएं कंचन बन गई। बस आपको इतना इसमें साहित्य के स्थान में लिखना है। तो आपके जयशंकर प्रसाद जी का जो जीवन परिचय था वो मैंने देखो आपको कंप्लीट करा दिया है। और आपको जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि मैम इनके बारे में हमने ये भी पढ़ा है, तो इससे क्या होगा, अदर बच्चे भी पढ़ सकते हैं। और अब आपकी मैंने सेकंड यूनिट में आपको 3 बताए थे कवियों के नाम के, 3 के आपको जीवन परिचय पढ़ने हैं, तो मैंने इसमें एक ही बताया। जो मैं सेकंड वीडियो आपको बताऊंगी उसमें मैं आपको सेकंड और थर्ड यूनिट दोनों के कवि परिचय बताने वाली हूँ, लेकिन डिटेल नहीं बताऊंगी मैं, ओनली आपको डेटा बताती जाऊंगी। आप लोग देखिएगा, आप लोग उसको पढ़ेंगे कि आपको लिखना किस तरीके, मैंने तरीका बता दिया है, मैं सिर्फ उसमें डेटा बताऊंगी कि जन्म मृत्यु विशेषताएँ इस तरीके के। तो अगर फिर भी आपको दिक्कत हो कि हमसे नहीं मैम बन रहा है, तो मैंने जो पिछली वीडियो मैंने आपको जब प्रोवाइड कराई थी मोस्टिंग की हिंदी की, तो उसमें मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया था। तो अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप जब फर्स्ट वीडियो देखेंगे मोस्टिंग वाली, तो उसमें मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर होगा, तो आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आप लोगों को ऐड कर लूँगी। उसमें क्या होता है कि मैं सभी बीए के जो नोट्स होते हैं मैं शेयर करती रहती हूँ। क्लियर। तो चलिए, वैसे भी मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मैसेज भी मैंने आपको नंबर तो दे ही दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का अपने, तो आप लोग कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बेटा थैंक यू।